हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में यूपी पीजीटी में जो पिछले साल जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि पीवाईक्यू को इधर कराया जा रहा है। ये 9th क्लासेस से पहले 8th क्लासेस हो चुकी हैं। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, वहाँ से फोल्डर मिल जाएगा आपको। यूपी पीजीटी का पीवाईक्यू का बना हुआ है, वहाँ पर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जीआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, छात्रवृत्तियों एवं शिक्षण संस्थाओं में स्थान आरक्षण द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक उत्थान के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 330 और 332 में, या फिर अनुच्छेद 339(1) में? किस अनुच्छेद में आरक्षण की व्यवस्था की गई है अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक उत्थान के लिए छात्रवृत्ति एवं शिक्षण संस्थानों में? तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर, बताइए। आर्टिकल 15(4), ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15(4) यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नागरिकों के लिए 15(4) क्या कहता है कि नागरिकों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग या SC ST हैं उनके लिए, उनके उत्थान के लिए वो क्या करेगा, काम करेगा, यानी कि उसकी व्यवस्था अनुच्छेद 15(4) में है। और आर्टिकल जो कि 330 और 332 से इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आर्टिकल 330 क्या कहता है, जो लोकसभा है उसमें SC ST के लिए जो सीट हैं, ठीक है, जो टोटल सीट होती हैं उसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है 330 में, लोकसभा में SC ST के लिए, ठीक है। और 332 है, 332 राज्य की विधानसभाओं में SC ST के जो सीट हैं उसमें आरक्षण की बात करता है 332। तो 332 राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण की बात करता है SC ST के लिए, और 330 लोकसभा के में जो SC ST के लिए सीट है उनमें आरक्षण की बात करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच का जिम्मेदार उच्चतम सरकारी अधिकारी होता है। अब इनमें से कौन होगा, जनजाति विकास अधिकारी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयुक्त, जनजाति कल्याण अधिकारी, या फिर जनजातीय प्रशासक? जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच का जिम्मेदार उच्चतम सरकारी अधिकारी इनमें से कौन होगा? तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त होगा। ठीक है, अनुसूचित जाति आयुक्त या आयोग, फिर अनुसूचित जनजाति आयोग। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 338, ठीक है, अनुच्छेद 338 SC के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए आयोग के गठन की बात करता है, और तो 338A या 338 का कह लें, ये ST यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग की व्यवस्था की बात करता है। ठीक है, तो इन दोनों को भी याद रखिएगा। ये जो आर्टिकल हैं इन्हें 338 अनुसूचित जाति के आयोग की बात करता है, और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की बात 338A करता है। ठीक है, ये दोनों अनुच्छेद भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने चलाए? अब भूदान आंदोलन और ग्रामदान आंदोलन की बात पूछी जा रही है, किसने चलाया था, किसने स्टार्ट किया था? आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भूदान आंदोलन और ग्रामदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, किसने चलाया था?
तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए आचार्य विनोबा भावे जी हो जाएंगे। ठीक है, इसे देख लेते हैं 1951 में। ठीक है, 1951 में जो विनोबा जी हैं ये तेलंगाना के गांव में गए थे। तेलंगाना का गांव था कोचमपल्ली, वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है हरिजनों से। ठीक है, और ये ऐसे हरिजन थे जो कि भूमिहीन थे, उनके पास भूमि नहीं थी। ठीक है, और जब उनसे वे मिलते हैं विनोबा जी से, तो इन हरिजनों का कहना था कि उनको अगर कुछ भूमि मिल जाए तो वे उस भूमि के मालिक हो जाएंगे और वे अपना स्वयं विकास कर सकेंगे। कौन? हरिजन लोग। ठीक है, इनका ये कहना था विनोबा जी से। तो विनोबा जी क्या करते हैं 18 अप्रैल 1951 में। ठीक है, 18 अप्रैल 1951 में जो कोचमपल्ली है वहाँ के जो ज़मींदार थे, ठीक है, ज़मींदारों के सामने उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था भूदान का। ठीक है, कि भूमि वो दान करे। तो वहाँ पर वहीं पर उसी गांव के एक थे, उनका नाम रामचंद्र था शायद, उन्होंने सबसे ज़्यादा 100 एकड़ भूमि दान दी थी। और सबसे ज़्यादा जो भूमि दान के रूप में मिली थी वो बिहार से ली गई थी, और भूदान का जो कार्यालय था वो भी बिहार में ही बनाया जाता है। ठीक है, और इनका विनोबा जी का एक स्टेटमेंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है भूदान आंदोलन से रिलेटेड, इसे ध्यान दीजिएगा। विनोबा जी का है और जयप्रकाश नारायण का है। तो विनोबा जी का क्या कहना था कि जो भूदान है, ठीक है, जो भूदान है उसका कार्य जो है वो जो मौजूदा जो वर्तमान समाज है, मौजूदा समाज है, उसमें परिवर्तन लाना है, उसे परिवर्तित करना है, मौजूदा समाज को परिवर्तित करना है, ये भूदान का कार्य है। और ये भूदान केवल कोई आंदोलन नहीं है, बल्कि ये एक बहुउद्देशीय क्रांति है, इसके कई सारे उद्देश्य हैं, ये विनोबा जी का कहना था। विनोबा जी कहते हैं भूदान एक आंदोलन नहीं है, यह एक बहुउद्देशीय क्रांति है। भूदान का कार्य क्या है? जो मौजूदा समाज है, जो वर्तमान समाज है, उसमें परिवर्तन लाना है, उसे परिवर्तित करना है। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण जी का क्या कहना था भूदान आंदोलन से संबंधित? तो उनका ये कहना था कि जो भूदान आंदोलन है वो केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण नहीं है कि हम लोग भूमि को संग्रह कर ले या उसका हम वितरण करें लोगों में, ये भूदान आंदोलन का मतलब ये नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक विशाल पैमाने पर राजनीतिक आर्थिक दिशा की ओर हम कह सकते हैं ये कदम है, ये एक प्रयास है। इसको जैसे कि विनोबा जी ने कहा था ना कि ये बहुउद्देशीय क्रांति है, तो ये याद रखिएगा भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र नहीं है, इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो जयप्रकाश नारायण ने कहा है। ठीक है, और भूदान का कार्य मौजूदा जो समाज है उसे परिवर्तित करना है, इस तरीके की बात किसने की है? विनोबा जी ने की है। और जो ग्राम दान है, तो जब भूदान विकसित हो जाता है तो उसको यही आंदोलन ग्राम दान में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर भूमि दान की बात हो रही थी, यहाँ गांव के दान की बात हो रही थी। ठीक है, और इसके अलावा भूदान आंदोलन की और ग्राम दान आंदोलन की जो बात है या इसका जो नेतृत्व है वो आचार्य विनोबा भावे जी ने ही किया था। और इसके अलावा संपत्ति दान, ठीक है, इसके भी समर्थक यही थे, संपत्ति दान के भी विनोबा जी। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है बिरसा का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है? मुंडा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, संथाल विद्रोह, राजमोहनी देवी आंदोलन। बिरसा का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है? तो यहाँ पर फोर्थ का क्या हो जाएगा? मुंडा आंदोलन से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बिरसा के नेतृत्व में जो मुंडा जनजाति के लोग हैं उन्होंने उल गुलान जो आंदोलन था उसको चलाया था, उसको शुरू किया था। मुंडा जनजातियों ने बिरसा के नेतृत्व में उल गुलान आंदोलन को चलाया था, स्टार्ट किया था। और जो मुंडा जनजाति के लोग हैं वो बिरसा को भगवान के रूप में पूजते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं। और बिरसा को जगत पिता या धरती आबा के नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, जगत पिता या धरती आबा के नाम से बिरसा को जाना जाता है। और इनकी 15 नवंबर को क्या होती है? जयंती मनाई जाती है बिरसा की। ठीक है, 15 नवंबर को बिरसा की जयंती मनाई जाती है। और 2021 से, ठीक है, 15 नवंबर 2021 से अगर बात की जाए तो 15 नवंबर को
जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है? 15 नवंबर को 2021 से ये शुरुआत हुई है जनजातीय गौरव दिवस मनाने की। पूछा जा सकता है पहले कब मनाया गया, तो याद रखिएगा 2021 से शुरू हुआ, ठीक है। तो 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है इनकी जयंती के रूप में, बिरसा की। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? AR देसाई, महुआ, BS कोहेन, माधोपुर, MS गोरे, रामपुरा, रॉस, बेंगलोर। क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर MS गोरे, रामपुरा हो जाएगा। यहाँ पर कौन होंगे? MN श्रीनिवास। MN श्रीनिवास का रामपुरा पर अध्ययन रहा है। और MN श्रीनिवास की अगर कुछ इंपॉर्टेंस बुक्स की बात कर ली जाए तो आ रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, ये एक पहली बुक है इनकी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। सेकेंड बुक है इनकी इंडियाज़ विलेजेस, सेकेंड बताई गई है आप लोगों को इंडियाज़ विलेजेस। थर्ड है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, थर्ड बुक का नाम क्या है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। फिर एक बुक आती है इनकी द रिमेंबर्ड विलेज, द रिमेंबर्ड विलेज। फिर एक बुक है द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस। इसमें इन्होंने डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। डोमिनेंट कास्ट यानी कि प्रभुत्व जाति की अवधारणा इन्होंने दी थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी? किसने इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की? ऑप्शंस दिए गए हैं RK मुखर्जी, RN सक्सेना, GS घुरिये, ब्रजेंद्र नाथ सील। किसने इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की? 6th क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सिक्स्थ क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी GS घुरिये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी GS घुरिये हो जाएगा। GS घुरिये ने भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 1951 को की थी, ठीक है। 11 दिसंबर 1951 को भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना घुरिये जी ने की थी। और उस समय घुरिये जी मुंबई विश्वविद्यालय है उसके जो वहाँ पर समाजशास्त्र विभाग था मुंबई विश्वविद्यालय में, उस समय वहाँ के भी हेड थे घुरिये जी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दर्शन शास्त्री ने मैक्स वेबर को वेस्टर्न बोध यानी कि बोध जिसे बोलते हैं या समझ आप लोगों को कई बार देखने को मिलेगा, इस पद्धति के प्रयोग के लिए उन्हें प्रेरित किया? वेबर को, इनमें से किसने वेबर को वेस्टर्न मेथड के प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया था? ऑप्शंस दिए गए हैं हेगल, समनर, डिल्थे, फ्रैंकलिन। हेगल, समनर, डिल्थे, फ्रैंकलिन ऑप्शंस है। क्या होगा यहाँ पर 7th का? सेवेंथ का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो यहाँ पर डिल्थे हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डिल्थे हो जाएगा, ठीक है। अब वेबर सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की क्या बताते हैं? विषय वस्तु बताते हैं, सोशल एक्शन को, ठीक है। सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताते हैं। और वेबर जो सामाजिक क्रिया है, सोशल एक्शन है, उसके अध्ययन के लिए 2 मेथड की बात करते हैं, 2 पद्धतियों की बात करते हैं कि उन पद्धतियों के द्वारा हम व्यक्ति सामाजिक क्रिया करता है उसका हम अध्ययन कर सकते हैं, उसे हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति कोई क्यों किसी सामाजिक क्रिया को करता है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो जो 2 मेथड की बात करते हैं वेबर, एक तो है वेस्टर्न मेथड जिसे हम बोध या समझ पद्धति भी कहते हैं, और सेकंड जो मेथड की बात करते हैं वो है आइडियल टाइप, ठीक है। अब जब वेस्टर्न है इसका मतलब क्या होता है? व्याख्यात्मक बोध, ठीक है, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, व्याख्यात्मक बोध होता है इसका अर्थ वेस्टर्न का। और इस मेथड की बात वेबर ने अपनी बुक थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में की है। ध्यान दीजिएगा, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में मैक्स वेबर ने वेस्टर्न मेथड की बात की थी। अब कोई व्यक्ति
किसी सामाजिक क्रिया को जब कर रहा है, सामाजिक क्रिया की बात हो रही है, कोई ऐसी ही क्रिया नहीं है, सामाजिक क्रिया, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति सामाजिक क्रिया करता है तो उसके पीछे उस व्यक्ति का उद्देश्य होता है, ठीक है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो शोधकर्ता को या अनुसंधानकर्ता को क्या करना है, उसको खुद को उस व्यक्ति या जो करता है, जो कि सामाजिक क्रिया कर रहा है, उसकी जगह पर रख कर ये समझने का प्रयास किया जाता है या इसमें करना होता है इस मेथड में कि व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है, ऐसी क्रिया क्यों कर रहा है, उसके पीछे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से वो ऐसी क्रिया कर रहा है, ऐसा व्यवहार कर रहा है। यही फर्स्ट मेथड है वेबर का, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। डिल्थे से प्रभावित होकर इस मेथड की का उन्होंने यूज़ किया था, उसकी बात की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन संवर्धक आंदोलक नहीं है। अब इनमें से परिवर्तन संवर्धक आंदोलन कौन सा नहीं है? साक्षरता आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, दलित आंदोलन या फिर आरक्षण विरोधी आंदोलन। क्या होगा देखिए और बताइए। 8th क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरक्षण विरोधी आंदोलन हो जाएगा। आरक्षण विरोधी आंदोलन यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के आनुभाविक अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित में से किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया? ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों पर आनुभाविक अध्ययन रहा है और इन्होंने विनिमय सिद्धांत को इनमें से किसने दिया था? ऑप्शंस है सर जेम्स फ्रेजर, मेलानोव्स्की, पीटर एम्ब्लाउ, मार्शल मॉस। क्या होगा यहाँ पर? नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? और ये पिछले एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्या होगा यहाँ पर राइट? मेलानोव्स्की होगा, ठीक है, मेलानोव्स्की होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेलानोव्स्की ने विनिमय सिद्धांत दिया था और इनको व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहा जाता है, ठीक है, इनको व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहा जाता है। इन्होंने संस्कृति की बात की थी और संस्कृति का सिद्धांत हम कह लें इन्होंने, या संस्कृति की अवधारणा दी हुई थी इन्होंने। और मानव आवश्यकताओं के 3 सिद्धांत बताए थे या 3 तरह के मानव आवश्यकताओं की बात की थी, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन किसे बताया था? संस्कृति को बताया था। चूँकि संस्कृति व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, तो इन्होंने कहा था, मेलानोव्स्की ने ये भी बात कही थी कि जो संस्कृति है इसका निर्माण व्यक्ति ने स्वयं किया है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। और इसके अलावा मेलानोव्स्की ने धर्म की बात भी की है, जादू और विज्ञान की भी बात की है। जो जादू है, जादू को ये 2 प्रकार बताते हैं। जादू को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला प्रकार जो जादू का बताते हैं वे सफ़ेद जादू, जो कि दूसरों के कल्याण के लिए होता है, किया जाता है, ठीक है। और जो सेकंड जादू है उसको ब्लैक मैजिक बताते हैं, काला जादू बताते हैं, जो दूसरों को हानि कष्ट पहुंचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, अगर कोई पिता अपने बच्चों को किसी कार्य के लिए डांटता है या मारता है तो उसे वैध माना जाएगा और उसे क्या कहा जाएगा? इनमें से सत्ता कहा जाएगा, शक्ति कहा जाएगा, प्रभुत्व कहा जाएगा या फिर सत्ता और शक्ति दोनों ही कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? 10th क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सत्ता कहा जाएगा, ठीक है, सत्ता कहा जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत जाति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? अब जाति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है ये पूछा जा रहा है। अगर आप लोगों ने कास्ट वाली वीडियो देखी होगी, एक ही वीडियो बनी थी, उस पर बनाई गई थी कि जाति प्रथा है क्या, जाति व्यवस्था है क्या, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, उसके कौन से उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, समर्थक कौन रहे हैं उस सिद्धांत के,
इसके अलावा जाति पद जो व्यवस्था है या जाति प्रथा है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी उस वीडियो में बताई गई थी। तो यहाँ पर जाति की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत नहीं है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं परंपरागत सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत, उद्विकासीय सिद्धांत और उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11th का? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जो परंपरागत सिद्धांत है, परंपरागत सिद्धांत में जो प्राचीन ग्रंथ थे उनमें जाति की उत्पत्ति कैसे हुई उसका वर्णन है, जैसे कि ऋग्वेद में। व्यावसायिक सिद्धांत नेस्फेल्ड ने दिया है, आप लोगों को बताया गया था। उद्विकासीय सिद्धांत इबेटसन ने दिया हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए धार्मिक सिद्धांत की, जाति उत्पत्ति का जो धार्मिक सिद्धांत है वो होकार्ट एंड सेनार्ट ने दिया है। जाति उत्पत्ति का जो राजनीतिक सिद्धांत है वो अबे डुबाई के द्वारा दिया गया है। और रिजले ने क्या बताया था, भारत में जो विभिन्न जातियां थी जब उनका मिश्रण हुआ या उनमें अनुलोम विवाह देखने को मिला उसके बाद ही जाति प्रणाली की उत्पत्ति हुई। तो विभिन्न जातियों के मिश्रण और अनुलोम विवाह को जातीय उत्पत्ति का कारण माना है रिजले ने। ठीक है, ऐसे करके पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और जी.एस. घुरिये, ठीक है, जी.एस. घुरिये ने जातीय व्यवस्था पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में इसकी बात की है कास्ट सिस्टम की। और जाति व्यवस्था से संबंधित इन्होंने 6 विशेषताएं भी बताई थी जो कि आपको कई बार बताई जा चुकी है। और ये विशेषताएं एग्जाम में पूछी जाती हैं कि कौन सी विशेषताओं की बात जी.एस. घुरिये ने की है और किन विशेषताओं की बात जी.एस. घुरिये ने नहीं की है, इस तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट है जजमानी व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। जजमानी व्यवस्था, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। ठीक है, इसे सर्च कर लीजिएगा, गोल टू सक्सेस जजमानी सिस्टम के नाम से ऐसे करके सर्च करिएगा। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं जिन्होंने नहीं देखा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है, संबंधों का विकास होता है, सेवा के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त करता है, या फिर इनमें से सभी, यानी कि उपयुक्त सभी हैं विशेषताएं जजमानी व्यवस्था की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, टॉपिक है ये, जो कि हर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। जजमानी व्यवस्था की बात की, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो विशेषताओं की बात होती है, तो ये पर यहाँ पर क्या होगा, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। एक क्वेश्चन बनता है जजमानी व्यवस्था की सबसे पहले बात किसने की है, सबसे पहले अध्ययन किसने किया है जजमानी व्यवस्था का, तो विलियम वाइजर ने किया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया, विलियम वाइजर ने सबसे पहले जजमानी व्यवस्था की बात की। दूसरा क्वेश्चन बनता है विलियम वाइजर ने कहाँ पर अध्ययन करके जजमानी व्यवस्था की अवधारणा दी, तो यूपी के करीमपुर गांव पर इनका अध्ययन था। विलियम वाइजर का यूपी के करीमपुर गांव पर अध्ययन था जहां पर उन्होंने जजमानी व्यवस्था की अवधारणा दी थी। और थर्ड क्वेश्चन जो बनता है कि जो हिंदू जजमानी सिस्टम है, द हिंदू जजमानी सिस्टम, ये बुक किसकी है, या फिर किस बुक में वाइजर ने अपनी जजमानी व्यवस्था की अवधारणा दी है। तो बुक का नाम है द हिंदू जजमानी सिस्टम, द हिंदू जजमानी सिस्टम, ये विलियम वाइजर की बुक है। इसके अलावा एक स्टेटमेंट ये भी पूछा जा सकता है कि जजमानी व्यवस्था को किसने प्रकार्यात्मक संस्था बताया है। ठीक है, जजमानी व्यवस्था को किसने प्रकार्यात्मक संस्था बताया है, तो विलियम वाइजर ने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था बताया था। और चूँकि यहाँ पर सब कुछ बातें नहीं बताई गई हैं, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस टॉपिक को। और साथ ही में जजमानी व्यवस्था से संबंधित जो अन्य समाजशास्त्रियों के जो विचार रहे हैं उनको भी वहाँ पर बताया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है परिहास संबंध है, पिता एवं पुत्र के मध्य, माता एवं पुत्री के मध्य, पिता एवं पुत्री के मध्य, या फिर जीजा तथा साली के मध्य। परिहास संबंध किसमें देखने को मिलते हैं, क्या होगा यहाँ पर, जीजा तथा साली के मध्य। ठीक है, जोकिंग रिलेशंस बोलते हैं इसे, जोकिंग रिलेशनशिप बोलते हैं इसे। ठीक है,
तो इसमें जीजा साली के अलावा देवर भाभी के बीच में जो हंसी मजाक होता है ना, ठीक है, ये सभी जोकिंग रिलेशनशिप में आते हैं। और इसके ठीक अपोजिट कॉन्सेप्ट आता है अवॉइडनेस रिलेशनशिप का, परिहार। यहाँ पर परिहास है, सा लगा है, एक होता है रा लास्ट में, परिहार संबंध। अब ये क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, दो नातेदारों, किन्हीं दो नातेदारों के बीच में समाज, उनके बीच में जो दो नातेदारों के बीच में अंतरक्रिया हो रही है, उस अंतरक्रिया पर समाज रोक लगाता है, उनके बीच में अंतरक्रिया ना हो, ठीक है। जैसे कि देखने को मिलेगा जो ससुर और बहू, ठीक है, इन लोगों को कई जगह समाजों में देखने को मिलता है, बातें नहीं होती हैं, डायरेक्टली नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा परिहार वाला, ठीक, इसके अपोजिट है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, विश्व के किस महाद्वीप में वधू मूल्य प्रथा ज़्यादा प्रचलित है? वधू मूल्य प्रथा कहाँ पर प्रचलित है? महाद्वीप पूछा जा रहा है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, क्या हो जाएगा? वधू मूल्य प्रथा कहाँ देखने को मिलती है, वो भी पूछा गया है, ज़्यादा प्रचलित है। तो यहाँ पर अफ्रीका हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वधू मूल्य, ठीक है। अब इसको इकट्ठा करने के लिए, जो वधू मूल्य है, इसको इकट्ठा करने के लिए, एकत्र करने के लिए जो व्यक्ति है और व्यक्ति का जो परिवारजन है, ठीक है, जो व्यक्ति है उसके साथ में और भी जो फैमिली पूरी है, उसके अलावा जो उसके रिश्तेदार हैं वो भी क्या करते हैं, उसके वधूमूल्य को इकट्ठा करने में मदद करते हैं। जो भी गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं उसमें जो उनके नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, वो सभी इसे उसमें मदद करते हैं। और इस प्रथा को, वधूमूल्य जो प्रथा है, याद रखिएगा, इसको लाबोला प्रथा भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कहाँ पर लाबोला प्रथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है, तो अफ्रीका हो जाएगी, ठीक है। वधूमूल्य प्रथा को लाबोला प्रथा भी कहा जाता है, या केवल लाबोला भी कहा जाता है, ऐसे पूछा जा सकता है। और ये साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में दो जनजातियां हैं, एक है ढोंगा जनजाति और दूसरी है बांटू जनजाति, ठीक है। ढोंगा जनजाति और दूसरी है बाटू जनजाति, जहां पर ये प्रथा पाई जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में लगभग कितनी जनजातियां हैं? 127, 237, 560 या फिर 439? कितनी जनजातियां हैं भारत में, ये पूछा गया है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आया था 2003 में, ठीक है, 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कितनी जनजातियां हैं भारत में? तो राइट आंसर क्या था? 560। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो अभी कितनी है, अगर हम स्टेट एंड यूटी सबको, दोनों को मिलाकर देखें तो 749 हैं ट्राइब्स, ठीक है। 749 ट्राइब्स है। और सबसे ज़्यादा, इनमें से भी सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाई जाती है, ट्राइब्स देखने को मिलती है 62। कितनी? 62 उड़ीसा में सबसे ज़्यादा ये ट्राइब्स देखने को मिलती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज के द्विस्तरीय मॉडल की सिफारिश की गई थी, किसके द्वारा? इनमें से अशोक मेहता समिति द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, सादिक अली प्रतिवेदन द्वारा या फिर गिरधारी लाल व्यास प्रतिवेदन द्वारा। पंचायती राज के द्विस्तरीय मॉडल की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? क्या होगा यहाँ पर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक मेहता समिति द्वारा। अशोक मेहता समिति द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। अब पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की बात की जाए, कब ये प्रारंभ होती है, तो 2 अक्टूबर 1959
1959 में जो राजस्थान का नागौर ज़िला है, ठीक है, राजस्थान के नागौर ज़िले से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। इससे संबंधित संविधान संशोधन भी पूछा जाता है। कब हुआ था, या कौन सा संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है, तो 73वां, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन था और ये 1992 में था। 1992 में 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। भाग संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है, तो 9 भाग है, ठीक है। अनुच्छेद की बात पूछी जाती है, अनुच्छेद कौन सा है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, 243 है। और अनुसूची की बात की जाती है तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। संविधान के भाग 9 में वर्णन है पंचायती राज व्यवस्था का। संविधान के अनुच्छेद 243 में बात है पंचायती राज व्यवस्था की, और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो कि हुआ था, ठीक है। अब 1977, ठीक है, 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन होता है। 1977 को अशोक मेहता समिति का गठन होता है और इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती ढांचे का सुझाव दिया था। द्विस्तरीय मॉडल है ना पंचायती राज का, द्विस्तरीय पंचायती ढांचे का सुझाव दिया था। एक तो जिला परिषद है और दूसरा क्या है, मंडल पंचायत। एक है जिला परिषद और दूसरा है मंडल पंचायत। अब इस पंचायती राज जो संस्थाएं होती हैं उनका कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, यह किसने कहा है कि निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जिनकी उपलब्धि उसके स्वयं तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है। गिलिन एंड गिलिन, J.G. गोडार्ड, एलियट एंड मेरिल, C.B. मेमोरिया। निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जिनकी उपलब्धि उसके स्वयं और उनके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है। ये किसका कहना है? इस तरीके से निर्धनता को परिभाषित किसने किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर J.G. गोडार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? J.G. गोडार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध है शिक्षा के विकास से, दहेज निरोधक अधिनियम से, पंचायती राज से या फिर ग्रामीण आधारभूत संरचना से। क्या होगा यहाँ पर? 18th का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाग किस भाग में, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? 9वां भाग है, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है? 243 अनुच्छेद है और अनुसूची 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लर्नर ने भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तनों के लिए पश्चिमीकरण की अपेक्षा आधुनिकीकरण को अधिक पसंद किया है। निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण उनमें से नहीं है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? पश्चिमीकरण एक संकुचित और सीमित अवधारणा है। पश्चिमीकरण केवल पश्चिम के प्रभाव का परिचायक है। यह एक स्थानीय लेबल है या फिर इससे विदेशी संरक्षण का भाव उत्पन्न नहीं होता। इनमें से क्या सही हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19th का? ऑप्शन बी हो जाएगा। पश्चिमीकरण केवल पश्चिम के प्रभाव का परिचायक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने पश्चिमीकरण की जगह आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग करने की बात कही थी लर्नर ने। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? चलिए देखते हैं। यह एक संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है।
यह भारत में अंग्रेजी शासन के आगमन के साथ प्रारंभ हुई। यह सामाजिक परिवर्तन का बहिर्जात स्रोत है या फिर यह एक स्थितिकीय परिवर्तन की प्रक्रिया है। कई बार आप लोगों को बताया गया है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है, एम एन श्रीनिवास की है। अ रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, इसमें इन्होंने ये अवधारणा दी थी। और संस्कृतिकरण से पहले श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था, फिर उन्होंने बाद में चेंज किया, संस्कृतिकरण शब्द का नाम दिया, उसका संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया। और ये अध्ययन कहाँ पर अध्ययन करके श्रीनिवास ने अपनी ये अवधारणा दी, तो मैसूर की कुर्ग जाति है उसका अध्ययन करके इन्होंने ये अपना कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो संस्कृतिकरण है होती क्या है, कैसी प्रक्रिया, इसमें एक कोई निम्न जाति, एक कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च जाति या द्विज जाति की जो जीवन शैली, उसका लाइफ स्टाइल होता है, उसका खान पान होता है, तौर तरीका होता है, धार्मिक गतिविधियाँ यानी जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं उन सभी का अनुकरण करती है। और इस सोच के साथ कि कुछ ये जो अनुकरण है, ठीक है, ये अनुकरण कोई 1-2 वर्ष का नहीं होता है बल्कि कई पीढ़ियों तक ये अनुकरण करती है वो जाति। और इस विश्वास के साथ कि उसका जो जातीय पदक्रम में जो उसका स्थान है वो पहले से क्या हो जाएगा, वो बेहतर हो जाएगा। तो यही संस्कृतिकरण का प्रोसेस है, अवधारणा है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह स्थिति में परिवर्तन की बात करती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं। समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब उसे हम मॉडर्नाइजेशन कहेंगे। और आधुनिकीकरण की बात इनमें से किसने की है, एम एन श्रीनिवास, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, ए आर देसाई, गुरनाम मिर्डॉल। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह हो जाएगा। ठीक है, योगेंद्र सिंह हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी जो कुछ इंपॉर्टेंस बुक्स हैं जैसे कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपकी एग्ज़ाम में भी पूछी गई है, नेट के पेपर में भी पूछी गई है। ठीक है, पहले बुक क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। सेकंड बुक है इंडियन सोशोलॉजी। ठीक है, सेकंड बुक का नाम क्या है, इंडियन सोशोलॉजी है। फिर एक बुक आती है सोशल चेंज इन इंडिया, सोशल चेंज इन इंडिया। फिर एक बुक है कल्चरल चेंज इन इंडिया, सोशल चेंज इन इंडिया। फिर एक बुक है कल्चर चेंज इन इंडिया। फिर है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं योगेंद्र सिंह की, इन्हें ध्यान में रखिएगा। एंड इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स सोशोलॉजी के पहले से ही कंप्लीट कराए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा और थोड़ी थोड़ी करके उन जो बुक्स बताई गई हैं ना उनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति, सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की अधोमुखी गति, सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की क्षैतिज की गति, या फिर उपयुक्त सभी, किसे हम सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। सोशल मोबिलिटी इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लीज़ प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर चेक कर लीजिएगा एंड वहाँ से उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी आ जाएंगे। अच्छा, सोशल मोबिलिटी सामाजिक गतिशीलता की बात सबसे पहले किसने की थी, सोरोकिन ने की थी अपनी बुक सोशल मोबिलिटी में। एंड ये बुक आती है 1927 में, 1927 में बुक आती है सोशल मोबिलिटी। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले की हुई थी। और ये क्या कहते हैं सोशल मोबिलिटी के बारे में कि कोई भी मानव निर्मित वस्तु या मानव निर्मित मूल्य या मानव द्वारा परिवर्तित किसी वस्तु में, रूपांतरित वस्तु में एक समय से दूसरे समय में जो भी परिवर्तन देखने को मिलता है वो ही क्या कहलाता है, सोशल मोबिलिटी सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से सोशल मोबिलिटी को डिफ़ाइन किया है सोरोकिन ने, तो ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट है औद्योगिकीकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में कौन सी संस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी संस्थाएं दी गई हैं। विवाह, जाति एवं परिवार की संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं। औद्योगिकीकरण के वजह से भारतीय संस्थाओं में कौन सी संस्थाएं हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। तो विवाह, जाति और जो परिवार है, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसने नगरवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है। स्थायित्व, सतहीपन, गुमनामी, व्यक्तिवाद। नगरवाद की इन 4 विशेषताओं की बात किसने की है। ऑप्शंस हैं लुईस वर्थ, सी मार्शल, एलन रॉस, मैक्स वेबर। लुईस वर्थ, मार्शल, एलन रॉस, मैक्स वेबर ऑप्शंस हैं। स्थायित्व, सतहीपन, गुमनामी, व्यक्तिवाद, ये 4 विशेषताएं नगरवाद की बताई हैं, इनमें से किसने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लुईस वर्थ हो जाएगा, लुईस वर्थ हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनका एक स्टेटमेंट भी है कि नगरेता कोई बसावट का तरीका नहीं है बल्कि एक जीवन की शैली है। नगरेता कोई बसावट का तरीका नहीं है बल्कि एक जीवन की शैली, इस तरीके से स्टेटमेंट भी आता है। नेक्स्ट है नगरों में उद्योगों के आकर्षण एवं रोजगार ने ग्रामीण व्यक्तियों को आकर्षित कर किसे बढ़ावा दिया। इनमें से किसे, ग्रामीणीकरण को, औद्योगिकीकरण को, नगरीकरण को या फिर आधुनिकीकरण को। नगरों में जो उद्योग हैं, उद्योग धंधे, उद्योगों के आकर्षण और रोजगार ने जो ग्रामीण व्यक्ति थे उनको आकर्षित कर इनमें से किसको बढ़ावा दिया है। क्या होगा यहाँ पर, तो राइट आंसर नगरीकरण होगा। नगरीकरण ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और नगरीय पुनर्चक्र की जो अवधारणा है वो डेविड हार्वी ने दी है। याद रखिएगा, डेविड हार्वी ने नगरीय पुनर्चक्र की अवधारणा दी हुई है। नेक्स्ट है अर्बन सोसाइटी एंड रूरल सोसाइटी को कंप्लीट कराया जा चुका है, ठीक है। इस टॉपिक को भी, यानी कि अर्बन सोसाइटी एंड रूरल सोसाइटी एंड एक और है पीजन सोसाइटी, कृषक समाज, ट्राइबल सोसाइटी, ठीक है, ये सभी सोसाइटीज़ को कंप्लीट कराया जा चुका है। इन सभी का अलग अलग फोल्डर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से उन वीडियोस को देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए क्या कह रहा है, हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। बी कह रहा है भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। अब बताना है यहाँ पर कौन सा सही है या गलत है, या दोनों ही सही है और दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या सही कर रहे हैं, या दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं सही से। क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शंस देखिएगा, सही पढ़िएगा, ठीक है, फिर बताइएगा। हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। और बी कह रहा है भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही सही है और बी ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियाँ होती हैं प्रदत्त, अर्जित, मानव निर्मित या फिर ईश्वर द्वारा प्रदत्त। सामाजिक स्थितियाँ यानी स्टेटस की बात हो रही है यहाँ पर। मॉडर्न सोसाइटीज़ में हमें इनमें से किस स्टेटस को देखने को मिलेगा, कौन से स्टेटस हमें मॉडर्न सोसाइटीज़ में देखने को मिलेगा, प्रदत्त, अर्जित, मानव निर्मित या फिर ईश्वर द्वारा प्रदत्त। द स्टडी ऑफ मैन 1936, याद आया कुछ, द स्टडी ऑफ मैन 1936 ये बुक है रॉल्फ लिंटन की, और रॉल्फ लिंटन ने ही सबसे पहले भूमिका और परिस्थिति की बात की थी। और परिस्थिति के 2 प्रकार बताए थे, प्रदत्त और अर्जित
प्रस्थिति। प्रदत्त प्रस्थिति यानी कि जिसे व्यक्ति अपने जन्म से प्राप्त करता है, और अर्जित प्रस्थिति वो होती है जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है। तो मॉडर्न सोसाइटीज़ में हमें अर्जित प्रस्थिति देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। यह कथन किस विद्वान का है? वीरकांत, वॉन वीज, फिचर, सोरोकिन ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। इस तरीके से समाजशास्त्र को परिभाषित करने वाले कौन है? वीरकांत है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों या परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हों, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना ही होता है। समाजशास्त्र की विषय सामग्री के संबंध में यह विचार रखने वाले विद्वान हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, मैकेवर पेज, क्यूबर, मैक्स वेबर, प्रोफेसर मैकी। क्या होगा यहाँ पर? चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का या फिर परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हों, वास्तविक लक्ष्य हमारा सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूपों का अध्ययन करना ही होता है। और समाजशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में इनमें से किसका ये मानना है, ये कहना है? तो राइट आंसर प्रोफेसर मैकी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन एवं शोध किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? यूपी की बात हो रही है, भारत नहीं। यूपी में सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन एवं जो शोध है वो किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, लखनऊ विश्वविद्यालय या फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय? क्या होगा यहाँ पर राइट? देखिए, भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत 1914, ठीक है, 1914 में बम्बई जो विश्वविद्यालय था वहाँ से होती है, बम्बई यूनिवर्सिटी से 1914 में भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत होती है। और तब समाजशास्त्र की शुरुआत इकोनॉमिक्स के ऑप्शनल पेपर के रूप में हुई थी। फिर 1919 में 1919 में, ठीक है, 1919 में सिविक्स जो नागरिक शास्त्र है उसके साथ इसका समाजशास्त्र का एक संयुक्त विभाग का निर्माण हुआ था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, हेड कौन थे? पैट्रिक गिड्स थे, ठीक है, ये भी पूछा जाता है पैट्रिक गिड्स के बारे में भी। और 1921 में 1921 में बी.एन. सील, ठीक है, बी.एन. सील के प्रयास से लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का जो अध्ययन था वो शुरू हुआ था। और समाजशास्त्र के जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसके हेड कौन थे? पहले राधा कमल मुखर्जी थे, ठीक है, राधा कमल मुखर्जी थे, ये याद रखिएगा। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में, यूपी का पहला विश्वविद्यालय था जहाँ पर समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी, उसके अध्ययन शोध की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।